नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे एक मुश्त रकम मिली है तो उसका सही इस्तेमाल क्या करें, क्या है तरीके अपने लमसम अमाउंट को सही जगह लगाने के, क्या अतिरिक्त पैसों से आपको कर्ज चुकाना चाहिए या फिर कहीं निवेश करके मुनाफा कमाना चाहिए। इसी पर समझेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं अपने इंक्रीमेंट से मनी मैनेजमेंट। ये बताने के लिए हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और साथ ही हमारे साथ है अंकुश पाहुजा, बिजनेस हेड कंप्लीट सर्कल कैपिटल। पंकज जी और अंकुश दोनों का बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस मनी गुरु के शो में शामिल होने के लिए। तो मार्च अप्रैल यूजुअली लोगों के पास एक लमसम अमाउंट हाथ में आता है और कई बार लोगों को लगता है कि अब इस पैसे का हम सही इस्तेमाल कहाँ करें और कैसे करें। इसलिए हम समझना चाहते हैं पंकज जी कि जब एक अतिरिक्त रकम हाथ में आती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी और सैलरी में कुछ ज्यादा रकम जोड़कर आती है तो आपकी नजर में उसको सही जगह इस्तेमाल करने के तरीके क्या हो सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन बाद में समझूंगी आपसे, पर टॉप 3 या टॉप 4 विकल्प आप कौन से देंगे? स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि कर्ज है तो उसको चुकाने की कोशिश होनी चाहिए। तो आप अपना डेट रीपे कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि होम लोन हो, चाहे आपका कोई क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो, उसको आप रीपे करें। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा यदि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, या फिर नए किसी गोल के लिए जो आप प्लान कर रहे थे उसके लिए इन्वेस्ट करना है तो वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जरूरत कैसी है। लेकिन बिल्कुल जैसा आपने भी कहा कि लोन भी रीपे किया जा सकता है, या फिर आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी नए लक्ष्य के लिए आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पंकज जी की राय में कर्ज चुकाना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, एक मुश्त रकम का इस्तेमाल। उसके अलावा बहुत और भी सारे हैं, आप निवेश को बढ़ा सकते हैं, ये एक है। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या अपने कुछ ऐसे शौक भी पूरे कर सकते हैं आप अपने इस एक मुश्त रकम से जो अतिरिक्त रकम आपके पास आती है। अंकुश, आपकी नजर में अगेन मैं आपसे पहले बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहती हूँ, आपकी नजर में 4 या 5 वो कौन से तरीके हैं जो कि किसी के पास जो लमसम अमाउंट आता है, एक मुश्त रकम है, जहां पर वो उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं? थैंक यू स्वाति, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जैसे पंकज जी ने मेंशन किया कि अपने जो ऑलरेडी डेट जो आपने बोरो किया हुआ है, जो लोन है आपके, उसकी रीपेमेंट विल मेक सेंस। उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हैं आप कि जो हाई कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं उनको आप जल्दी पे करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या पर्सनल लोन्स हो गया। उसके अलावा आप अपनी इंश्योरेंस कवरेज, बीमा, उसको भी बढ़ाने की एक प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि कई बारी डेफर हो जाता है अपनी प्लानिंग्स में कि आप एक लमसम पैसा डालने के लिए नहीं कर पाते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कई बारी हमारी एक एजुकेशन की प्लानिंग होती है, एक कोर्स में एनरोलमेंट की प्लानिंग होती है, कई बारी हम वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज समय या पैसे की कमी होती है। तो ये एक लमसम पैसा आया है, क्यों ना उससे एंजॉय करा जाए और अपने आप को अपग्रेड करा जाए। ओके, तो एक तो कर्ज का से छुटकारा पाने के लिए, दूसरा जो अभी समझ में आ रहा है आपकी दोनों ही बात से कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने ऊपर थोड़ा खर्च करें। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर कोई एक ड्यूटी ही पूरी करनी है उस पैसे से। आप थोड़ा अपने लेजर के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, जो भी जहां पर भी आपका इंटरेस्ट होता है। लेकिन आपको उसका प्रॉपर एक आकलन करने की जरूरत है कि आपकी नीड्स क्या है, आपके वांट्स क्या है उसके बाद। तो ऐसे में पंकज जी, जो आप दोनों एक्सपर्ट्स का जो एक यूनानिमस हम कह सकते हैं जो एक विकल्प है, वो ये निकल कर आया है कि किसी के पास अगर एक मुश्त रकम होती है, और शायद हम में से कई लोग अग्री करेंगे, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो आउटस्टैंडिंग हमारा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, चाहे वो आपकी ईएमआई हो सकती है, चाहे आपका कोई चल रहा जो लोन है वो हो सकता है, उसमें कम से कम कुछ ना कुछ सही तो उसका छुटकारा मिल जाए। तो क्या तरीका हो सकता है, किन किन तरीकों से हम किसी कर्ज को किसी भी एक अतिरिक्त रकम से या एक मुश्त रकम से चुका सकते हैं? ये मैं आपसे इसका तरीका जानना चाहती हूँ। देखिए, पहले जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये लोन चुकाना है, तो जैसे अंकुश ने भी कहा अभी कि जो आपके एक्सपेंसिव लोन है जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है,
पहले उसको चुकाना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड की यदि बात करें तो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पहले उसको चुकाना ही चाहिए। उसके बाद यदि आपके पास पैसा और है या फिर आपका जो लोन है क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग या पर्सनल लोन नहीं है लेकिन आपके पास होम लोन है, तो होम लोन चुकाने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपके पास कंटिजेंसी फंड कितना है। यदि आपके पास कंटिजेंसी फंड है ही नहीं और होम लोन जो है चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप होम लोन को चलने दें लेकिन कंटिजेंसी फंड के लिए उस पैसे को रखें। लेकिन यदि कंटिजेंसी फंड की जरूरत नहीं है तब आप लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि होम लोन की मैंने बात की उसको भी चुकाया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गए हैं। तो यदि आपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया था और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो आपका जो टेन्योर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यदि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती है या फिर आप उसमें कुछ लमसम पैसे पे नहीं करते हैं। तो सजेशन ये है यदि पैसे आए हैं लमसम में तो यदि आप थोड़ा रिपे कर देंगे अपने होम लोन को तो आपका जो टेन्योर है ओरिजिनल वो बढ़ेगा नहीं, भले ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है या हो सकता है समय से पहले भी पूरा हो सके। तो इस तरह से आप डिसाइड करें, स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको क्या आपके लिए जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि जो एक्सपेंसिव लोन है वो तो रीपे होने ही चाहिए लेकिन साथ ही होम लोन को भी रीपे कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास थोड़ा कंटिजेंसी या लिक्विडिटी हो। कई बार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है और आपने लोन रीपे कर दिया, वो शायद थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। बिल्कुल, आपने कंटिंजेंसी की यहाँ पर बात की अंकुश, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी आपको रकम की जरूरत पड़ सकती है। कई लोग ये भी हमसे पूछते हैं यूजुअली कि जो हमारे पास इकट्ठा रकम है क्या हमें एक इमरजेंसी फंड उससे क्रिएट करना चाहिए। तो बिटवीन इमरजेंसी फंड और कर्ज चुकाना आप प्रायोरिटी किसको देंगे? स्वाति, एक बहुत बड़ी चीज है कंटिजेंसी फंड, एक धरोहर है एक भी किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कंटिजेंसी फंड नहीं होल्ड कर रहे हैं तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। सो अगर मैं कहूं कंटिजेंसी फंड रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी असेंशियल और आप उसको रेगुलरली अपग्रेड करें। अगर आपका कंटिजेंसी फंड कम से कम 6 टाइम्स ऑफ योर सैलरी या मंथली इनफ्लो का नहीं है तो सबसे पहली चॉइस यही रहेगी कि आपको अपने कंटिजेंसी फंड को बिल्ड करना चाहिए और उसके बाद लोन रीपेमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जो वित्ता है वो बता के नहीं आती, आपको उसको हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोन तो आपका पैरेलली चलता रहेगा। सो आप मेरे हिसाब से आप कंटिजेंसी फंड को कंप्लीट पावर तक बिल्ड करिए और साथ में अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो आप उसको लोन रीपेमेंट में डाल सकते हैं। ओनली एंड ओनली हाई इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स, लो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स लाइक हाउसिंग लोन कैन बी डेफर्ड फॉर द टाइम बी। ओके, तो जो ऊंची ब्याज दर वाले जो आपके लोन होते हैं, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड के बकाए पर आपको कम से कम साल भर में 40% तक का ब्याज लग सकता है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए तो बेहतर है उसको आप चुका दीजिए। उसके बाद होम लोन पे तो आपको के इंटरेस्ट पे तो आपको फायदा मिलता ही है अपने टैक्स में, तो वो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा कम झंझट देने वाला है। पर जिस तरीके से पंकज जी ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी हुई है, जो बैंक्स हैं उन्होंने बोझ भी बढ़ाना शुरू कर दिया है ग्राहकों पर, तो अगर किसी का मानिए बाकी कोई ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है तो बेटर है अपना होम लोन में ही कुछ एडिशनल करके उसको चुकाने की कोशिश करें। और कई जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपसे भी राय लेना चाहती हूँ, वो ये भी कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने की। बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जहां तक क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की बात है वो तो चुकाया ही जाना चाहिए और उसके बाद यदि कंटिजेंसी फंड भी मेरे पास है, कोई क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, तो ऐसे में डेफिनेटली होम लोन को चुकाने का भी प्लान करना चाहिए। अब जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा ईएमआई, वो तो हम रेगुलरली प्लान कर ही सकते हैं, बट यहां पर बात ये हो रही है कि आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ गया है तो उसका बेस्ट यूज क्या किया जा सके। तो उसमें से एक यूज ये भी है कि आप अपना होम लोन भी चुका सकते हैं। उसका फायदा यही होगा, जैसा मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से आपका टेन्योर बढ़ गया है, यानी कि आपने 20 साल का लोन लिया था और तब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7.5% का था, लेकिन अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% या उससे भी ज्यादा भी चले गए हैं, और ऐसे में यदि आप एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं पे करेंगे या लमसम में एक्स्ट्रा नहीं पे करेंगे तो आपका 20 साल में भी लोन पूरा होना मुश्किल हो जाएगा।
तो ऐसे में यदि लमसम पैसा आया है उसको रीपे करके अपना जो टेन्योर है उसको कम करें, वो बेहतर होगा। ईएमआई कम ना करें, लमसम पे करने के बाद भी ईएमआई जो ओरिजिनल थी वो चलने दें, तभी आपका जो लोन है समय से पहले पूरा हो पाएगा। तो डेफिनेटली लोन रिपे करने की प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, अब जो दूसरा एक विकल्प आप दोनों ने ही बताया अपने शुरुआती कमेंट्स में कि एक मुश्त रकम किसी को मिले तो उसका सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए। पंकज जी, आपने बताया कि एसआईपी को टॉप अप करें, अंकुश ने भी बताया कि आपके जो निवेश है उसको बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अंकुश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अतिरिक्त रकम से, क्योंकि हमारे पास तो एक लमसम अमाउंट है, उससे आपको एसआईपी करनी है। कई लोग ये कहते हैं कि पूरा एक मुश्त पैसा भी क्या हम लगा सकते हैं इक्विटी में, तो क्या सही आपके नज़र में है? एसआईपी से निवेश करें इस टाइम पर, और कीपिंग इन माइंड बाजार में जिस तरीके की उतार चढ़ाव है अभी, तो वॉलेटिलिटी में एक लमसम निवेश सही रहता है कि एसआईपी के जरिए इस पैसे से निवेश करना आपको बेहतर लगता है? स्वाति, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसमें आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इन डिसाइडिंग कि आपको कौन सा रूट अडॉप्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरे हिसाब से एसआईपी या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इधर इट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और इट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर, ये कोई भी ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है कि आपका पैसा हर एक मार्केट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट होता है। अगर मैं इसके ऊपर एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर आपने 1992 या 94 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस टाइम पे अगर आपने पैसा डाला होता, पूरे टाइम पे जब आपकी मार्केट पीक पे थी, तब भी अगर आपने लमसम पैसा डाला होता या आपने स्टैगर डाला होता, तो आपका लमसम पैसा आपको 9% ब्याज दर जनरेट करके देता सिर्फ इंडेक्स में आज की डेट तक। अगर आप उसको स्टैगर करके डालते, दैट मीन सिस्टमैटिक ट्रांसफर या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डालते, तो वो 9% आपका ग्रो करके 16% तक भी जा सकता था। सो मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट सोल्यूशन है for investing in these markets or any market condition for that matter. ओके, पंकज जी, आपकी नजर में, क्योंकि ये डिबेट काफी ज्यादा चलती है एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट की, पर हमें ये भी देखना है कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसका तरीका क्या है। तो अभी मौजूदा स्थिति में किसी के पास अगर 1 या 2 लाख रुपए हैं, तो आपको लग रहा है अभी बाजार में वो पूरा पैसा इकट्ठा लगाना सही रहेगा, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में एसआईपी के जरिए पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड के जरिए? स्वाति, पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इस वक्त डेट में भी बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो यदि आपको 1-2 साल के लिए पैसे या 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हो, तो आप लमसम में डेट ओरिएंटेड फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड स्पेशली उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। या फिर आपको यदि म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं है, तो इस वक्त एफडी के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो वो भी किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, जिनके लिए आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर कोई और दूसरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, वहां पर यदि आपको इन्वेस्ट करना है, जहां पर इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं लमसम में इन्वेस्ट करने की बजाय स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। और एसआईपी के मुकाबले यहां पर एसटीपी बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि एसआईपी जब इनकम अपने पास किस्तों में आ रही है तो उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एसआईपी ठीक है, बट पैसे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उन पैसे को आप पहले एक लो रिस्क वाले डेट फंड में, स्पेशली लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पार्क कर सकते हैं, और वहां से फिर सिस्टमेटिकली आप उसको ट्रांसफर करें इक्विटी फंड में। 2 फायदे होंगे, एक तो इक्विटी का रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, साथ ही जब आप डेट में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि डेट में भी इस वक्त पर बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो आपको जो पैसा डेट में आपका रेसिडुअल रहेगा, क्योंकि हर महीने या हर वीक में थोड़ा थोड़ा पैसा आपका ट्रांसफर होगा, जो बाकी बचा होगा उस पर भी एडिशनल रिटर्न्स आप अर्न कर पाएंगे। तो ये एसटीपी वाला जो प्रोसेस है इस वक्त पर, ये अच्छा रह सकता है। मनी गुरु में आज हमारे साथ है ऑप्टिमम मनी के पंकज मठपाल और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के अंकुश पहुजा। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है और जानते हैं क्या है उनका सवाल। अनूप महिंद्रा हमारे साथ है। अनूप जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हैं इस शो में। आप जानना चाह रहे थे अपने पोर्टफोलियो को लेकर, फिलहाल कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और कब तक करने का प्लान है आपका?
ये 80,000 मंथली है, 16,000 रुपए हर एक फंड में जा रहा है मेरा। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, HDFC बैलेंस्ड फंड और कोटक इमर्जिंग, कोटक स्मॉल कैप फंड और एक है। तो इसमें टोटल 80,000 है और 1.5 CR का लमसम करना है मेरे को 1 साल में। तो ये फंड्स सही है क्या? मेरे को आप सजेस्ट कीजिए कि इसमें कंटिन्यू। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। ओके अनूप जी, मुझे कुछ थोड़ी डिटेल्स आपकी और चाहिए जो हमारे पास नहीं थी। एक तो आपकी उम्र क्या है, और दूसरा आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2024 तक आप 1.5 करोड़ निवेश भी करेंगे, आपको 10 साल में 7.5 करोड़ रुपए बनाने हैं। तो ये 10 साल में कौन सा बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है? नहीं, ये रिटायरमेंट के लिए बोल के मैं वो कर रहा हूँ, कॉर्पस जमा। ठीक है, रिटायरमेंट आपका वन एंड ओनली प्लान है जो 7.5 करोड़ का आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके पंकज जी, रिटायरमेंट प्लानिंग इनकी है 10 साल में 7.5 करोड़ की। आपके पास डिटेल्स हैं जो उन्होंने बताई भी कि 16,000 की SIP ये तमाम फंड्स में कर रहे हैं, जो कि हम दिखाएंगे भी कि कौन कौन से फंड इनके पास है। अचीवेबल लक्ष्य आपको लग रहा है? क्योंकि रकम काफी बड़ी है, हालांकि इनका एक मुश्त निवेश भी है जो ये कह रहे हैं कि अगले 1 साल में 1.25 साल में करना चाह रहे 1.5 करोड़ का। उसको मिलाकर कैसे अपनी निवेश स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएं जिससे कि अचीव कर पाए अपना गोल? बिल्कुल अनूप जी, देखिए मैं कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। पहली बात तो यह है कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करते हैं लमसम में, और वो 2024 में यानी कि अगले साल, तो उसके 9 साल बचेंगे उन पैसों को ग्रो होने के लिए। और जो अभी 80,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि कब से कर रहे हैं, बट यदि मैं लेके चलूं कि अभी आपने शुरुआत की है, तो अगर हम इस पर 12% का रिटर्न एज्यूम करें, हालांकि रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन इक्विटी फंड्स के ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन की जाए तो करीब 6 करोड़ रुपए बन सकते हैं, और आपका टारगेट है 7.5 करोड़ का। तो यदि आप इसको 80,000 को बढ़ाकर 1 लाख कर दें, 20,000 से इसको और बढ़ा दें, और साथ ही इसको हर साल फिर आप 10% से बढ़ाते जाएं, और वो 1.5 करोड़ का जो आपने प्रॉमिस किया है वो भी आपको करना है, तो आप बिल्कुल 7.5 करोड़ का जो टारगेट है उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये तो तरीका है, मैथमेटिक्स मैंने बताई आपको किस तरह हो सकता है। लेकिन अभी अभी आपने एक बात और बताई कि ये प्लानिंग है रिटायरमेंट के लिए। तो क्योंकि रिटायरमेंट की बात है, तो हम हमेशा कहते हैं कि लास्ट के 5 साल में बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके डेट की तरफ या कम रिस्क वाले फंड की तरफ स्विच करना चाहिए। अगर हम ये लेके चलें कि सिर्फ ये जो फंड्स हैं इनमें आप 5 साल के लिए निवेश करेंगे, और 5 साल के बाद आप थोड़ा जोखिम कम करने के हिसाब से डेट में या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में अपने पैसों को स्विच करेंगे, तो उस हिसाब से आपको 1 लाख नहीं, थोड़ा और भी बढ़ाना चाहिए ताकि ये आसानी से अचीव हो सके, यदि बाद के ईयर्स में आपको रिटर्न्स थोड़े कम भी मिले। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स अच्छी हैं। एक सिर्फ आपका जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, और आप क्योंकि पैसों को ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है पराग पारिक, उसमें पैसे बढ़ा दें और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को इस वक्त के लिए वहां से निकल जाएं, तो वो बेहतर रहेगा, थोड़े रिटर्न्स बेहतर आप अर्न कर पाएंगे। लेकिन लास्ट के 3 या 5 साल जब बचेंगे रिटायरमेंट के, तब जरूर आपको इस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। जी अनूप जी, होपफुली आपने सुन लिया कि आपको कैसे चेंजेस करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। आपको बहुत शुभकामनाएं। अंकुश, ये जानना जरूरी है जब हमारे हाथ में इकट्ठा पैसा आता है, और आपने भी अपने शुरुआती विकल्पों में बोला कि आपको अपने पर भी खर्च करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक टारगेट लेके चले कि पैसा अब कहाँ लगाना है, पर अपने पर खर्च करने की कई बार कोई लिमिट नहीं रहती है। हम ओवरबोर्ड हो जाते हैं, कहते हैं ना, फिजूल खर्ची हो जाती है। तो हमने डूज की तो बात कर ली कि आपको करना क्या है इन पैसों का, लेकिन इन पैसों के साथ क्या नहीं करना है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आपकी नजर में जो एक विंडफॉल गेन कई बार मिलता है, ज्यादा इकट्ठा पैसा मिलता है, उससे आपको किन चीजों को करने से बचना चाहिए? स्वाति, इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से आंसर करना चाहूंगा। हमें एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन क्रिएट करके रखनी है फ्रॉम दी सैलरी और जो हमारे पास ये लमसम इन्फ्यूजन आया है, चाहे वो बोनस है या वो इंक्रीमेंट का पैसा है।
कई बारी एक आम आदमी एक गलती कर बैठता है, इसको एक सैलरी का पार्ट बना लेता है। वो ये सोचता है कि ये मेरे को हर साल मिलेगा ही मिलेगा, वेयरएज ये बहुत डिपेंडेंट होता है मार्केट के बेसिस के ऊपर, कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। तो जो ये पैसा मिला है, सबसे पहले तो इसको बहुत सहज के रखने की जरूरत है, इसको बहुत माइंडफुली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जो भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके उसको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, रादर देन उसको किसी भी टाइम पे एक्स्ट्रावेगेंट चीजों के लिए यूज करने के लिए, या फिर उसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में डालने के लिए। आप बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कई बारी हम अपने लिए ओवरबोर्ड चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने लिए एक लिमिटेशन डिफाइन करने की बहुत बहुत जरूरत है। डिसिप्लिन एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मोटो है। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो अपने ऊपर स्पेंडिंग करने का हो, चाहे वो पोर्टफोलियो में मंथली इनफ्लो करने का हो, अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच नहीं रखेंगे तो आपके गोल अचीवमेंट दूर से दूर होते जाएंगे। आपके गोल अचीवमेंट चाहे ना भी हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये बोलूंगा कि आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच कुछ इस लहजे से भी रखनी है कि आपको अपनी बजटिंग, द डे आपको आपका सैलरी क्रेडिट आता है या आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी आता है, जिस भी फॉर्म में आता है, आपको उस पर्टिकुलर पैसे की बजटिंग करने की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको अपने हेड्स डिफाइन करने की जरूरत है कि आपके इनकम हेड्स कौन से हैं और एक्सपेंडिचर हेड्स कौन से हैं, और उसमें से भी नीड्स एंड वांट्स को डिसाइफर करने की बहुत बहुत जरूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके गोल अचीवमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट करने भी चाहिए। आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसके अपने को रिवॉर्ड भी देना पूरा चाहिए। करने के बाद जो आपकी चाहते हैं वो आपको उस ऑर्डर में लाना चाहिए। अंकुश, आपकी बात से हम यही समझ पा रहे हैं कि जो पहले जरूरी है, जो खर्चे, आप उस एक्स्ट्रा मनी से उनको पूरा कीजिए। वो उसमें से पैसा बचता है, या कोशिश कीजिए कि उसमें से पैसा बचे, क्योंकि आपका बाकी जो फंड है वो तो है ही आपके पास, लेकिन एक्स्ट्रा मनी की हम बात करें, उसमें से कुछ पैसा आप अपने प्लेजर के लिए, अपने लेजर के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट कैसे करें इंक्रीमेंट का, ये समझाने के लिए पंकज जी और अंकुश, आप हमारे साथ आज इस मनी गुरु के एपिसोड में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों का ही। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।